गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट जो दूसरा चल रहा था आपका, उसमें गाउस के नियम के बारे में बता दिया था। और गाउस के नियम से कूलाम के नियम से आपने गाउस के नियम की उत्पत्ति कर ली थी, या आप देखें तो संबंध आपने निकाल लिया था कूलाम के नियम और गाउस के नियम में। अब देखिए, इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए हुए हैं। उदाहरण संख्या है आपका 2.6, 2.7 और 2.8। उदाहरण नंबर देखेंगे सबसे पहले 2.6। उदाहरण नंबर 2.6 है 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो कूलाम का आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। और एक क्वेश्चन और इसी में पूछा है कि पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी करने पर फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको ये दिया है कि एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या है 0.03 मीटर और इस पर आवेश का जो मान है वो है 7.6 माइक्रो कूलाम या 7.6 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम। ये पूछा है कि इस पृष्ठ से संबंध फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है 7.6 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। अब ये निकल गया आपका फ्लक्स। इसमें कंडीशन ये पूछी है कि अगर आप इस गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दें, मतलब गोला थोड़ा सा बड़ा ले लें जो त्रिज्या हो जाए 0.06 मीटर, तो फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, फ्लक्स के सूत्र में त्रिज्या का कोई संबंध नहीं है, तो रेडियस को अगर आप 0.06 मीटर भी करेंगे तो भी फ्लक्स का मान इतना ही रहेगा। तो देखो आंसर लिखेंगे, यदि त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कोई काम नहीं आ रही है सूत्र में। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरण नंबर है 2.7। प्रश्न में पूछा है चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q अर्धगोलीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से परितः है कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक अर्धगोलीय पृष्ठ दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2.7 में और इसके केंद्र पर कोई Q आवेश दे रखा है। इसमें फ्लक्स पूछा है। तो देखिए, अगर पूरा गोला होता तो फ्लक्स का मान होता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्धगोलीय के लिए फ्लक्स आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है उदाहरण नंबर 2.7। अगला है बच्चों आपका उदाहरण नंबर 2.8। इसमें देखिए, आपको ये पूछा है कि चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 x I कैप में स्थित है। घन की प्रत्येक भुजा A बराबर 1 सेंटीमीटर है। नियतांक E0 का मान दे रखा है 2.5 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम प्रति मीटर। घन से परितः है कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको प्रश्न में दिया क्या, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि आपको एक घन दिया हुआ है और घन जो है वो एक त्रिविमीय आकृति होती है। तीनों डायमेंशंस उसमें चेंज होंगी। तो पहले घनाकार आकृति बना लेते हैं। एक 2.8 है, ये Z एक्सिस हो जाएगा, ये X एक्सिस है और इस वाले को मान लेते हैं Y एक्सिस। तो ये एक घन हो गया आपका। ये बिंदु ले लिया। वो घन की भुजा आपको दे रखी है A बराबर 1 सेंटीमीटर और आपको नियतांक का मान दिया है यहाँ पे E0 बराबर है 2.5 गुणा 10 की पावर 5।
और आपको विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है E0x आई कैप, E वेक्टर बराबर E0x आई कैप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आपको पूछा है कि घन से परितः है कुल विद्युत फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुल विद्युत फ्लक्स किस तरह से निकलेगा। जनरल फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब घन में कुल फलकों की संख्या की आप बात करें तो देखिए घन में कुल फलकों की संख्या होती है, देखिए 2 तो आमने सामने हो जाएंगे, ये 4 6, भाई कमरे में जैसे कि 6 फलक होते हैं, चारों तरफ दीवारें होती हैं ऊपर और नीचे, इसी तरह से घन में भी 6 फलक होंगे, तो टोटल यहाँ पे 6 फलक होंगे। तो चित्रानुसार घन में कुल 6 फलक होते हैं और भुजा आपको दे रखी है ए, भुजा ए है तो सारी जो भुजाएं हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की होंगी, तो भुजाएं सारी बराबर हैं और फलक यहाँ पे 6 हैं, तो जो कुल फ्लक्स है वो 6 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो प्रत्येक फलक से निर्गत फ्लक्स की अगर आपको गणना करनी हो तो ये आएगा फाई डैश बराबर फाई अपॉन 6 या फाई डैश बराबर आ जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आपको प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में ये पूछा है कि घन से परितः है कुल विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। कुल विद्युत फ्लक्स का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, निर्गत फ्लक्स तथा प्रवेशित फ्लक्स दोनों की गणनाएं करेंगे और दोनों की गणनाएं कुछ इस प्रकार से होंगी। तो देखिए कुल फ्लक्स किस तरह से निकलेगा, आपको यहाँ से ये वाला फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है फ्लक्स का सूत्र आपके पास यहाँ होगा, फाई बराबर होता है E डॉट ds और यहाँ पे अल्पांश नहीं लिया हुआ है तो फाई बराबर होगा E इंटू एस। एस यहाँ पे क्षेत्रफल होगा। देखिए पूरे घन के लिए क्षेत्रफल नहीं निकलता है, पूरा आयतन निकाल लेते हैं इसके लिए, पर आप ये देखें कि अगर इधर से बल रेखा प्रवेश करे तो इधर से बाहर निकलेगी, तो ये वाला फलक इसमें काम आएगा। तो फलक का क्षेत्रफल अगर लें, फलक का क्षेत्रफल S बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर तो A का स्क्वायर, तो फ्लक्स फाई बराबर आ जाएगा E इंटू ए स्क्वायर और फाई बराबर E का मान है यहाँ पे E0x आई कैप, E0x आई कैप डॉट ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एकांक सदिश दे रखा है आई कैप। आई कैप एकांक सदिश होता है x अक्ष की तरफ से, तो आपको सिर्फ ये वाली भुजा लेनी है, तो ये वाली भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा फाई बराबर E0x ए स्क्वायर आई कैप। x मतलब ये वाली डिस्टेंस x एक्सिस के लिए ये a है तो ये भी a ही है, तो यहाँ x बराबर भी है a, तो फाई बराबर हो जाएगा E0 a स्क्वायर आई कैप या फ्लक्स फाई बराबर E a क्यूब और यहाँ E0 का मान दिया हुआ है 2.5 गुणा 10 की पावर 5 और A का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 से गुणा कर देंगे। तो सूत्र में जब रखेंगे तो फाई बराबर आएगा 2.5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 1 गुणा 10 की पावर -2 की होल पावर 3। फाई बराबर हो जाएगा 2.5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 10 की पावर -6 या फाई बराबर 0.25, ये फ्लक्स आएगा। अब इसमें प्रश्न में आपको एक चीज़ और पूछी है कि कुल फ्लक्स तथा घन द्वारा परिबद्ध आवेश का मान बताइए। तो देखिए आवेश का मान किस तरह से निकालेंगे, फाई बराबर होता है गाउस के नियम से फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q बराबर फाई गुणा एप्सिलॉन नॉट। Q बराबर फाई का मान है 0.25, एप्सिलॉन नॉट का मान है
8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम। दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आवेश निकल आएगा। तो ये प्रश्न थे आपके। अब इसके आगे उदाहरण नंबर जो 2.9 है वो आपको स्वयं करके देखना है, नहीं आए तो आप बताएं, उसको सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। अब अपन पढ़ते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इस तरह के प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान दें। अगला पॉइंट है आपका गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब देखिए अनुप्रयोग किस तरह से होंगे। गाउस के नियम से आप जिन आकृतियों की गणना करेंगे वो इनके अनुप्रयोगों में आएगा। जैसे कि आप किसी तार के लिए गणना कर सकते हैं, किसी पृष्ठ के लिए गणना कर सकते हैं, तो इस तरह की जो गणनाएं हैं वो अनुप्रयोग में आएंगी। तो सबसे पहला अपन अनुप्रयोग इसका पढ़ेंगे कि गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण तीव्रता। सबसे पहला है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब देखिए अनंत रेखीय आवेश किसको कहेंगे आप। वैसे तो आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि रेखीय आवेश का मतलब तार होता है। यहाँ अनंत रेखीय आवेश का अर्थ ये होगा कि एक ऐसा तार जिसकी लंबाई बहुत अधिक है। तो आपने एक तार की कल्पना करी है, इस तार पर बच्चों कोई आवेश आपने दिया है, और इस तार के कारण आपको कोई किसी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। तो देखिए तार के केंद्र से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लेता हूँ P। इस P बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब किस तरह से ज्ञात करेंगे, आपको ये आवेश वितरण में बताया था कि अल्पांश मानना है और अल्पांशों से गणना करके फिर समाकलन कर देना है। वही नियम आपको यहाँ लगाना है। तो देखिए इस तार पर दो अल्पांश मान लेते हैं, एक ऊपर की तरफ अल्पांश मान लेंगे, एक नीचे की तरफ अल्पांश मान लेंगे, और दोनों अल्पांशों से जो तीव्रताएं आएंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ तीव्रता आएगी DE1, इधर वाले से तीव्रता आएगी DE2। अब दोनों तीव्रताएं हैं और दोनों ही सदिश राशियां हैं। सदिश राशि जो है वो दिशा पर निर्भर करती है और यहाँ दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग आ रही है, तो इसलिए इनके अपन कंपोनेंट बनाएंगे, घटक बनाएंगे। तो इनको जब घटकों में आप वियोजित करेंगे तो DE1 के घटक आएंगे DE1 cos थीटा, यहाँ आएगा DE1 sin थीटा, ऊपर की तरफ आएगा DE2 sin थीटा और इधर आएगा DE2 cos थीटा। तो जैसे ही आपने घटकों में वियोजित किया तो घटकों में वियोजित करने के बाद आपने ये देखा कि DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत आ रहे हैं और परिमाण में ये समान है। तो DE1 का परिमाण बराबर है DE2 के परिमाण के, और समान परिमाण की विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, और प्रभाव जब इन दोनों का निरस्त हो जाता है तो परिणामी तीव्रता तार के लंबवत ही प्राप्त होती है। इसलिए कभी भी तार की लंबाई के अनुदिश तीव्रता नहीं होती है, तार के इस तरफ या इस तरफ ही तीव्रता होती है। आपने देखा होगा कि तार के जब समीप जाते हैं तो कुछ हल्का सा क्षेत्र अनुभव होता है, वो इधर ही होता है, ऊपर से क्षेत्र अनुभव नहीं होता है। तो आपके पास इस तरह का कुछ क्षेत्र बन गया। तो देखिए अब इसके लिए आप गाउस का नियम लगाएंगे, और गाउस का नियम जो है वो बंद पृष्ठ पर ही लगेगा। तो एक बंद पृष्ठ की कल्पना आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका तार था, तार पर आवेश था धनात्मक,
और तार से r दूरी पर आपको कोई पॉइंट मानना था। अब ये r दूरी बच्चों कहीं भी हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए ये तार है, ज़रूरी नहीं है कि आप इधर ही माने, ये किस तरफ किधर भी माना जा सकता है। तो इसलिए इस r को त्रिज्या मानते हुए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा आपको। इस r को त्रिज्या मानते हुए एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करी आपने, क्योंकि आपको यहाँ गौस का नियम लगाना था। अब बेलन का जो पृष्ठ होता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक सरफेस तो ये होता है S1, दूसरा ये होता है S2 और नीचे होता है S3। बेलन पे कुल 3 पृष्ठ हैं और 3 पृष्ठ हैं तो फ्लक्स भी यहाँ पर 3 ही प्राप्त होंगे। आपने ये देखा कि तीव्रता जो है वो तार के लंबवत निकल रही है, तो सब में से तीव्रता बच्चों इधर दर्शाई जाएगी। अब इसके लिए देखिए क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, तो यहाँ दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ जो है वो ऊपर की तरफ है तो हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ नीचे की तरफ है तो हो जाएगा यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब 3 पृष्ठ हैं तो 3 अलग अलग फ्लक्स निकलेंगे। तो इसके लिए पहले थ्योरी लिख लेते हैं। देखो आपने क्या क्या किया है यहाँ पे। माना कि एक चालक तार जिस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तार से r दूरी पर एक बिंदु P माना था आपने, बिंदु P की कल्पना करते हैं। जहां क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपने बिंदु P मान लिया था क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब इस बिंदु P को मानने के बाद आपने ये देखा था कि आपने तार पर 2 अल्पांश माने, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और इन दोनों अल्पांशों से 2 तीव्रताएं आपके पास प्राप्त हुई। तो लिखेंगे तार पर उपस्थित अल्पांशों से 2 तीव्रताएं DE1 तथा DE2 प्राप्त होती हैं, जिन्हें घटकों में वियोजित करने पर साइन घटक, देखिए साइन घटक ये वाले एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। अतः परिणामी तीव्रता कोस घटक के अनुरूप प्राप्त होती है। अब ये काम आपने यहाँ तक कर लिया। अब आपने देखिए इसके आगे गाउसियन पृष्ठ माना, तो देख लिखेंगे यहाँ स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिस पर 3 पृष्ठ कौन कौन से हैं, S1, S2 और S3, S1, S2 तथा S3 हैं। इनका फ्लक्स क्रमशः
φ1, φ2 तथा φ3 है। इस प्रकार परिणामी फ्लक्स, देखिए फ्लक्स अदिश राशि होती है और अदिश राशि का आप बीजगणितीय योग ही कर देते हैं तो फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 और सूत्र में लिखें तो फाई बराबर EDS cos थीटा S1 के लिए, S2 के लिए आएगा EDS cos थीटा और S3 के लिए भी आएगा EDS cos थीटा। अब देखिए फलक S1 के लिए जो कोण है वो 90 डिग्री का है, फलक S2 के लिए 0 डिग्री है और फलक S3 के लिए भी 90 डिग्री है। तो देखिए फ्लक्स फाई बराबर S1 के लिए EDS cos थीटा 1 का मतलब है 90 डिग्री प्लस दूसरे के लिए EDS cos 0 डिग्री और तीसरे के लिए EDS cos 90 डिग्री। आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। तो ये दोनों टर्म ही यहाँ से 0 हो जाएंगी और बचेगा फाई बराबर EDS S2 के लिए और फाई बराबर हो जाएगा E तो बाहर निकल जाएगा DS और फ्लक्स DS का S हो जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर E डॉट S और E का मान यहाँ से निकलेगा फाई अपॉन S और फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल्स टू आ जाएगा फाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू S। सॉरी, ये लंबाई के अनुदिश आपको निकालना था। तो जैसे ही आप लंबाई के अनुदिश इसको लेंगे तो DS का जो मान आएगा समाकलन में वो 2 पाई RL आएगा, 2 पाई RL, क्योंकि पूरा पृष्ठ है यहाँ पे। तो फ्लक्स फाई बराबर E इंटू 2 पाई RL और E बराबर आएगा फाई अपॉन 2 पाई RL। फाई इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू जब पुट करेंगे तो E इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL और Q अपॉन L होता है लैम्डा। तो इसको लिख देंगे E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। समीकरण को ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 से गुणा करें तो E बराबर होगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन R और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K के बराबर। तो E की वैल्यू निकल आएगी 2K लैम्डा अपॉन R। ये क्षेत्र की तीव्रता है तार के लिए या अनंत रेखीय आवेश के लिए। तो इस तरह से आपको करना है इसमें। बाकी का अपन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इसके उदाहरण करके देखें।